हेलो बच्चों, आज हम लोग फोर्स लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक लेक्चर मैंने बनाया है फोर्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कौन से डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, फोर्स होता क्या है, उनके डेफिनेशन और बेस्ड ऑन उनके क्लासिफिकेशंस क्या होंगे, उनके एप्लीकेशंस के बेस पे, उनके नेचर के बेस पे। तो ये बेसिकली एक लेक्चर इसीलिए बना हुआ है कि हम फोर्सेस के बारे में जानें। फिर आगे हम इसके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्स का लेक्चर। ये बेसिकली एक ही लेक्चर का है, तो ये ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फोर्स, तो फोर्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फोर्स की डेफिनेशन मैंने लिखी है, फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी। यहाँ पर जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये कोई केमिकल स्टेट नहीं है, ये कोई थर्मोडायनेमिक स्टेट नहीं है, हम सिर्फ मैकेनिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दिस इज मैकेनिकल स्टेट। तो फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी। अब आगे लिखा है कि स्टेट ऑफ बॉडी कैन बी रेस्ट और इन मोशन। कोई भी बॉडी या तो रेस्ट के स्टेट में होगी या मोशन के स्टेट में होगी। मोशन में भी आप फर्दर कह सकते हैं या तो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही होगी या नॉन यूनिफॉर्म। तो बेसिकली ये कहा जाता है किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो बेसिकली अगर हम इसको एक ट्रायंगल से समझें, अगर मैं इसका एक 3 वे ट्रायंगल बनाऊं, सपोज करो ये रेस्ट की स्टेट है, ये यूनिफॉर्म मोशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब किसी स्टेट से किसी स्टेट पे जाने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज फोर्स। बिना फोर्स के आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते। इवन की कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और आपको इसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो जैसे ही व्हेन यू से डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी जाने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक पॉइंट आप इसको भी लिख लीजिए, इवन फॉर अ change in direction of a body performing uniform motion, force is required। ठीक है, तो बिना फोर्स के आप किसी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं कर सकते। तो फोर्स हमने समझा एक ऐसी चीज है जो किसी बॉडी का स्टेट चेंज करे, ठीक है। रेस्ट से मोशन में भी दो हमने देखा कि या तो यूनिफॉर्म में जाना है या नॉन यूनिफॉर्म में। तो किसी ट्रायंगल में किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चलने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब फोर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे बेसिक जो क्लासिफाई आप कर सकते हैं वो उनके नेचर के बेस्ड पे कर सकते हैं, राइट, कि किस टाइप से एक्ट हो रहा है वो। तो इस टाइप उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है बेसिकली, पुश, एक पुल एंड शियर, और चौथा एक हो सकता है कि इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन हो जाए। ये इनके नेचर ऑफ एप्लीकेशन पे बेस्ड है। देखते हैं क्या ये कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पुश फोर्स को। पुश फोर्स होता है, ये सी छूट गया यहाँ पर, अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एप्लीकेशन। सपोज करिए ये एक बॉडी आप देख रहे हैं, ठीक है। इसका ये एक सरफेस ले लीजिए आप, लेट्स नेम इट ABCD। तो अगर ABCD के परपेंडिकुलर कोई फोर्स F लगा रहा है, तो ये F फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और क्योंकि ये इसको पुश कर रहा है तो ये पुश फोर्स है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एप्लीकेशन है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और इसकी तरफ ये है, राइट। तो ये एक पुश फोर्स हो गया, आप इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है। इसी के विपरीत दूसरा कैटेगरी जो आपने गेस कर लिया होगा, दैट इज पुल फोर्स। ये भी सरफेस के नॉर्मल ही लगता है, बट इस केस में ये सरफेस से दूर की तरफ खींच रहे हैं आप इसे, राइट। अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सरफेस, दिस इज अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि F फोर्स अब इससे दूर की तरफ लग रहा है,
पर लगेगा अभी भी इसके परपेंडिकुलर ही। तो ये हो गया पुल फोर्स। तीसरा कैटेगरी जो मैंने आपको बताया वो होता है फोर्स डायरेक्टेड पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर फोर्स। ये हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते होंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है, राइट। अ फोर्स डायरेक्टेड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ एप्लीकेशन, ये होता है शेयर फोर्स। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे शेयर को आगे जब फ्रिक्शन हम लोग पढ़ेंगे। बस बेसिकली अभी आप ये समझ सकते हैं कि ये सरफेस पे नॉर्मल ना लग के अलोंग द सरफेस एक्ट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन हमारे टाइप्स हो गए। पुश पहला होता है, दूसरा पुल, ये दोनों नॉर्मल एक्ट करते हैं, और तीसरा शेयर होता है, अलोंग द सरफेस या पैरेलल टू सरफेस एक्ट होता है। ठीक है, अब आता है कि हमारा फंडामेंटल क्लासिफिकेशन। फंडामेंटल क्लासिफिकेशन मतलब फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो इसको आप ये बोल सकते हैं फंडामेंटल क्लासिफिकेशन। ठीक है, दिस इज फंडामेंटल क्लासिफिकेशन। फंडामेंटली फोर्सेस को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यही चार टाइप के फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो नेचर में एग्जिस्ट करती है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स हमेशा एक्ट होती है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। ये टेबल है एक टाइप की शॉर्ट फॉर्म में, अभी डिटेल में इनको हम देखेंगे। ये हो गया फोर्सेस का कॉलम, ये इनका एप्लीकेशन, फिर ये इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, और ये इनकी रेंज। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो न्यूक्लियॉन्स के अमंग एक्ट करती है, मतलब एक प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉलम है, तो अगर इसको मैंने 1 लिखा है, बाकी सब इससे कम होते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर में जो एग्जिस्ट करती है। इसकी रेंज बहुत कम होती है। दिस इज एक्टिव ओनली इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, जो कि एवरेज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो अगर इसको लमसम बोला जाए तो 1 से लेके 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में ये एक्ट करती है। 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी भी बोला जाता है। ठीक है, इसी रेंज में ये एक्ट करती है, वेरी शॉर्ट रेंज, और जैसे ही इसके दूर डिस्टेंस इससे ज़्यादा होती है ये ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाती है जीरो पे। ठीक है, अभी हम इनका ग्राफ भी देखेंगे। तो ये होती है न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करती है, न्यूक्लियस के बाहर जाते ही ये जीरो हो जाती है, और ये हमेशा न्यूक्लियॉन्स के अमंग एक्ट करती है। दूसरा पॉइंट जो इसमें बोलना है कि ये इस पे चार्ज का फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सबके बीच में सेम ही होता है, राइट। न्यूक्लियॉन्स के बीच में सेम होगा ये, प्रोटॉन प्रोटॉन से मतलब नहीं है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अलग होगा और प्रोटॉन प्रोटॉन में अलग होगा, सेम होता है ये, सारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में सेम होगा ये। ठीक है, दूसरी फोर्स जो एग्जिस्ट करती है नेचर में जो इसके कंपैरेटिवली वीकर है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में एक्ट होती है? दिस एक्ट्स अमंग चार्ज पार्टिकल्स। जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में एक्ट होती है ये फोर्सेस। ठीक है, ये कंपैरेटिवली 100 टाइम्स वीकर होती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस से। ठीक है, इनका रेंज इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्ट करती हैं। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनको बोला जाता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर या मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में जानेंगे कूलम फोर्स और ये। अभी हमारा सिर्फ एक ये लेक्चर बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करना है डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस से, क्या क्या फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्या क्या हम लोग अभी एनकाउंटर करने वाले हैं नेक्स्ट अपने जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली अभी आप इतना समझ लीजिए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करती हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, और जैसा कि आप जनरली एक जानते होंगे कि पॉजिटिव चार्जेस के बीच में ये रिपल्सिव होता है, सॉरी सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सिव होगा और अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ये 100 टाइम्स वीकर हैं न्यूक्लियर फोर्सेस से, और इनकी रेंज इनफाइनाइट है। न्यूक्लियर हमारी बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस थी, तो ये हो जाएगी आपकी लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ठीक है, तीसरी है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस।
अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा या आपको आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कैसे एक न्यूट्रॉन चेंज होता है एक प्रोटॉन में, न्यूक्लियस के अंदर ही एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। तो जो फोर्स इस फिनोमिना को ड्राइव करता है उसको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बीटा डिके। ठीक है, मतलब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट करता है प्रोटॉन में और साथ में कुछ पार्टिकल्स एमिट करता है, जिसमें ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बोलते हैं बीटा पार्टिकल, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है बीटा डिके। और जो न्यूट्रल पार्टिकल एमिट होता है दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, जैसा कि आप लोग इसका नाम ही वीक न्यूक्लियर है तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी वीक होता है। 10⁻⁻⁶ है इसका स्केल इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फोर्स, और इसकी रेंज फर्दर और कम है, 10⁻18 मीटर है। ठीक है, इसका एक पॉइंट ये है कि ये इनसाइड न्यूक्लियॉन्स के एक्ट होता है, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियॉन्स के अंदर एक्ट होता है। दैट्स वाई ये इसको चेंज को ड्राइव कर रहा है कि न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो में। ठीक है, चौथी फोर्स जो एग्जिस्ट करती है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है नेचर में। दो मासेस के बीच में एक्ट होती है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, इसका फॉर्मूला Gm1m2/r²। तो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सबसे वीक होती है। देख पा रहे हैं इसका स्केल 10⁻⁻13 है इन कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स जो कि 1 थी। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट इसका रेंज होता है, तो दैट मीन्स ये भी लॉन्ग रेंज फोर्सेज है। ठीक है, इसका रेंज सबसे कम किसका है, वीक न्यूक्लियर फोर्स का, वेरी शॉर्ट रेंज, राइट। ये वाले को आप लिख सकते हैं शॉर्ट रेंज। तो रेंज के ऑर्डर में अगर आपको फोर्सेस को क्लासिफाई करना होगा तो सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स सबसे छोटी होगी वीक न्यूक्लियर, देन न्यूक्लियर, और ये दोनों इनफाइनाइट मतलब लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहला आता है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये वो फोर्स है जो कि न्यूक्लियस को होल्ड करता है। इट इज द फोर्स दैट होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। ठीक है, कैसे ये भी अभी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इट एक्ट्स among the न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरा पॉइंट, इट इज सेम among ऑल न्यूक्लियॉन्स। इस लाइन का कहने का मतलब समझिए कि चार्जेस पे डिपेंड नहीं करेगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अलग होगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में अलग होगा, राइट। क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है। तो इट इज सेम अमंग ऑल न्यूक्लियॉन्स। ठीक, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट होगा और चार्जेस पर डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा चीज हम लोग जानते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट होता है, राइट। उसके बाहर जाते ही ये जीरो हो जाएगा, अभी उसका ग्राफ भी नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक, एग्जिस्ट ओनली विद इन अ डोमेन ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। अब इसका ये ग्राफ देखते हैं हम लोग। जो इसका ग्राफ होता है कि जैसा मैंने पहले अभी पिछले स्लाइड में बताया कि 1 से 3 × 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में ये मोस्टली पाया जाता है। तो आप देखेंगे जैसे ही ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये आपकी डिस्टेंस हो गई न्यूक्लियॉन्स के बीच में। ठीक है, टिपिकल न्यूक्लियॉन, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच की सेपरेशन जैसे ही 3 × 10⁻⁻15 मीटर के आगे जाएगी तो ये फोर्स बढ़ के जीरो हो जाएगी तुरंत कट के, यहाँ पे जीरो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इस रेंज में जो आप नेगेटिव देख रहे हैं ये नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। ठीक है, इस यहां तक से और यहां तक फोर्स नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब है अट्रैक्टिव। जब सेपरेशन 3 × 10⁻⁻15 मीटर से लगभग, इसको आप 0.6 मान लीजिए, तो जब तक 0.6 मीटर तक रहता है तो फोर्स अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, टिल 0.6 × 10⁻⁻15 मीटर फोर्स आपकी अट्रैक्टिव होगी।
और जब सेपरेशन इससे कम हो जाएगा तो ये फोर्स पॉजिटिव हो गई, मतलब कि रिपल्सिव, यहाँ पर ये रिपल्सिव हो जाएगी। जब ये लेस देन 0.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा तो ये हो जाती है रिपल्सिव। इसी वजह से न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन एक 0.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से फर्दर कम नहीं हो सकता, नहीं तो न्यूक्लियस आपस में कोलैप्स हो जाएगा। कई जगह आप लोग देखे होंगे कि कहीं लिखा रहता है कि इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, जो कि गलत है। अगर हमेशा अट्रैक्टिव होगा तो न्यूक्लियस कोलैप्स कर जाएगा आपस में ही, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इससे ज़्यादा इससे और तेज तो कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो अगर ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा तब तो न्यूक्लियॉन्स को आपस में हमेशा अट्रैक्ट एक दूसरे की तरफ पुल होते हुए उसी में कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए क्योंकि ये 0.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से जब फर्दर डिस्टेंस कम होगी तो ये फोर्स रिपल्सिव में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। इसीलिए इस फोर्स को बोला जाता है बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, या इसके लिए आप बोल सकते हैं मोस्टली रिपल्सिव विथ अट्रैक्टिव कोर, ठीक है। अट्रैक्टिव कोर का मतलब एकदम जब सेपरेशन कम होगी तो ये रिपल्सिव हो जाएगा, उसके अलावा मोस्टली ये रिपल्सिव होगा। और जब 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बाद के डिस्टेंस में मोस्टली ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है। न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट होता है, शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस तक ही सीमित हैं, उसके बाहर ये 0 हो जाती हैं। और ये बहुत कम सेपरेशन यहाँ पे, इसके बाद ये रिपल्सिव हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव। तो ये था आपका लमसम न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट्स एक्ट्स अमंग चार्ज पार्टिकल्स। वो फोर्स जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक्ट होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। दो चार्जेस, कूलम्स लॉ आगे पढ़ा जाएगा आपको इलेक्ट्रोस्टैट में कि फोर्स कैसे निकालते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अभी इसमें मैग्नेटिक नहीं आया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये टिपिकल दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन आर है तो उनके बीच में कूलम फोर्स है ये। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक जनरल टर्म है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी है एंड मैग्नेटिक फोर्स भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। अभी आप ये जानिए कि ये हमेशा चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक्ट होता है और ये न्यूक्लियर फोर्स के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है, ग्राफ इसका कुछ आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इनिशियली जब सेपरेशन एकदम 0 के पास होगा तो फोर्स आपकी इनफाइनाइट होगी, जब सेपरेशन इनफाइनाइट होगा तो फोर्स आपकी 0 हो जाएगी, कुछ इस फॉर्मूले से। जैसा कि मैंने कहा ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है। अट्रैक्टिव फॉर सिमिलर चार्जेस, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, एंड रिपल्सिव फॉर ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल जो हम लोग आगे अपने फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसमें कई सारे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होंगे। एक हम लोग टेंशन पढ़ेंगे, हम लोग नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे, हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तीसरा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कहाँ एक्ट होता है ये? दिस एक्ट्स इनसाइड ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा पार्टिकल डीके के लिए, जहाँ पर एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट करता है एक प्रोटॉन में, ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर और साथ में दो पार्टिकल्स एमिट करता है। वो पहला पार्टिकल जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है बीटा पार्टिकल। दूसरा जो न्यूट्रल पार्टिकल एमिट होता है दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो,
तो ये और ये जो हैं ये न्यूक्लियस से बाहर एमिट हो जाते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर ही। तो मैंने यही लिखा है कि बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो आर एमिटेड, ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाहर चले जाते हैं, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके स्टे बैक इन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में मतलब कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर ही, वो बाहर नहीं जाता है, ठीक। तो दिस इज आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये कंपैरेटिवली आपकी सबसे शॉर्ट रेंज है, इवन शॉर्ट रेंज, इवन शॉर्टर रेंज्ड देन न्यूक्लियर फोर्स, मतलब कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी इसकी कम रेंज होती है, ठीक है। इवन शॉर्ट रेंज देन न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग आप ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी इसकी रेंज कम होती है और स्ट्रेंथ तो कम है ही, वो आप ऊपर के टेबल में देख सकते हैं, ठीक। अब इसका डिटेल हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे ये सारे रिएक्शंस। अभी के लिए फिलहाल अब ये जानिए कि जब कोई न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो जो फोर्स उसको ड्राइव करता है दैट वी कॉल एज वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। चौथा सबसे कॉमन फोर्स जो है जिससे आप लोग सभी भली भांति परिचित हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा दो मासेस के बीच में, एक्ट्स एमंग टू मासेस, ठीक है, दो मासेस के बीच में एक्ट होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, Gm1m2/r², और ये हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये इसको जिस फोर्स F से खींचेगा दूसरा वाला इसको F4 से ये भी खींचेगा। न्यूटन थर्ड लॉ जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि दो बॉडीज हमेशा आपस में पेयर में फोर्सेस लगाती हैं और उनको एक्शन रिएक्शन पेयर बोला जाता है। मतलब ये इस पे फोर्स F लगाएगा तो दूसरी बॉडी भी इस पे सेम F फोर्स ही लगाएगी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये F फोर्स इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड होता है Gm1m2/r²। R इनकी सेपरेशन है और G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो सब डिटेल में देखेंगे। अभी आपको ये जानना है कि ये r² से घटती है एंड अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ठीक। और क्योंकि ये चौथे नंबर पे आपने देखा टेबल में है तो इनका वीकेस्ट है। ये इनका ग्राफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर, इसका ग्राफ भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के सिमिलर, कि जब सेपरेशन जीरो के पास आता है तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाती है और जब रेंज सेपरेशन इनफाइनाइट होता है तो फोर्स जीरो होने लगती है, ठीक है। इसका भी रेंज इनफाइनाइट है, ठीक है। अब ये बेसिकली चार फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं वो यही है कि न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन आपके पास सेकंड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन थर्ड आपका था वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप जो भी इनकाउंटर करेंगे आगे फोर्सेस, टेंशन हुआ, स्प्रिंग हुआ, राइट, स्ट्रिंग में टेंशन, देन वेट या फ्रिक्शन, जो भी फोर्सेज आप इनकाउंटर करेंगे वो इनमें से चार में ही किसी में क्लासीफाई होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फोर्सेस के हम लोग चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला होता है एक वंडर वॉल फोर्स, जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो वंडर वॉल फोर्स क्या होते हैं, दैट ये होता है एमंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट होता है और मोस्टली ये रियल गैसेस में देखा जाता है, ठीक है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये भी बहुत वीक फोर्सेज होते हैं और इनका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। मैंने कहा कि इन चारों में से कोई एक नेचर की फोर्स ही होगी, तो ये वंडर वॉल फोर्स इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगेन ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेज हैं और ये रियल गैस में ही होता है। दो टाइप के गैसेज होती हैं, एक आइडियल गैस और रियल गैस। तो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है कब, जब गैस एकदम आइडियल होती है। राइट साइड में फिगर देखिए, कुछ ये गैस का एक, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये रियल गैस है। तो जब इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन इनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इनके बीच में फोर्स जीरो हो जाएगा,
जब व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन इज लार्ज तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपकी अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है और तब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो जब आपकी वंडरवॉल फोर्सेस 0 हो जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली, देन रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। ठीक है, व्हेन वंडरवॉल फोर्स is approximately 0, then real gas behaves as an ideal gas। ठीक है, यही कंडीशन होती है। कब होता है ऐसा, ये भी आप लोग जान लीजिए। जैसे डेंसिटी आप डिफाइन करते हैं PM/RT, तो जब डेंसिटी बहुत कम होगी तभी तो उनके बीच की सेपरेशन, मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन ज़्यादा होगी, राइट। तो डेंसिटी हमें कम चाहिए, इसका मतलब हमें प्रेशर कम चाहिए और टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए। तो फॉर दिस कंडीशन टू अचीव, प्रेशर हमारा बहुत कम होना चाहिए, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। अगर ये कंडीशन होगी तो वंडरवॉल फोर्स आपकी 0 हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली और गैस आपकी आइडियल बिहेव करने लगेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको बताने के लिए था कि वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं। ये रियल गैसेस में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट होते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस ये भी होते हैं और वेरी वीक फोर्सेस होते हैं ये। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं और प्रेशर कम करते जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ने लगता है। जब सेपरेशन बढ़ने लगता है तो ये फोर्स कम होने लगती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब सेपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का और वंडरवॉल फोर्सेस अप्रॉक्सीमेटली 0 होने लगती हैं, उस केस में हम लोग कहते हैं कि रियल गैस आपकी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगी। ठीक है, तो ये हेडिंग पिछले स्लाइड में होनी चाहिए थी, गलती से स्लाइड में पड़ गई है। टिपिकल एग्जांपल ऑफ फोर्सेस, तो पहला हमने ऑलरेडी देख लिया, दैट इज वंडरवॉल फोर्स। दूसरा है अपना वेट। वेट आप लोग सबको पता है क्या होता है, mg। पर mg आता कहाँ से है, Gm/m/r²। देखिए राइट साइड में जो डायग्राम बना हुआ है ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, इस पे स्मॉल m मास की बॉडी रखी हुई है। ठीक है, अर्थ का मास हमने कैपिटल M माना हुआ है और अर्थ का रेडियस कैपिटल R है। तो अर्थ जो है छोटे वाले मास पे, m मास पे फोर्स जो एक्सर्ट करेगी उसको बोला जाता है वेट। ठीक है, और हमेशा ये अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, इसी फोर्स को हम लोग वेट W बोलते हैं। तो mg जो लिखा जाता है वो g की वैल्यू होती है Gm/r², अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है ये फोर्स। ध्यान दीजिएगा, इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है, जो मास होता है उसी पे एक्ट होता है और ये हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही लगता है। इट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अभी मैंने आपको जैसा बताया कि अगर कोई बॉडी अर्थ इसे W से खींच रही है तो ये बॉडी भी अर्थ को W से ही खींचेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू W ऑन अर्थ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी अर्थ पे वो इस डायरेक्शन में लगाएगी W का ही। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगी अर्थ के सेंटर को। ठीक है, बॉडी, और ये हमेशा पुल होता है, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये फोर्स तभी आप देखेंगे जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक, तो जैसे या नीचे मैंने डायग्राम बनाया भी है इसका, वहीं से देख लेते हैं। सपोज करिए ये यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मास इस सरफेस के कांटेक्ट में रखा है, तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, जिस अब m मास की बॉडी इस सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन डालेगी n, तो ये सरफेस भी बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये हमेशा रिपल्सिव होता है, मतलब ये दोनों बॉडीज को ढकेलना चाहता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि इसका नेचर क्या है, कौन सा
4 फंडामेंटल फोर्सेस के उसमें क्लासीफाई होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। दूसरा, एक्ट्स परपेंडिकुलर टू बोथ सरफेसेस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्या होगा कि कोई एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो होगा नहीं इनके बीच के, इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में। ऐसे आप माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो बहुत छोटे 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 कई सारे पॉइंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। पर जब सब सारे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस का आप एक रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे, जब दूर से जाके देखेंगे तो आपको हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगा ये फोर्स, ठीक है, कुछ इस तरह जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है आपको। और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसका सेंटर वहां पे एक्ट करेगा, ठीक है। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर, अगर कई सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर का हो, जो सेंटर पे आएगा उसी पे ये एक्ट करेगा, ठीक है। तो पहली बात कि ये हमेशा रिपेल करना चाहेगा एक दूसरे को, ये एक टाइप की पुश फोर्स है एंड रिपल्सिव भी है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे दोनों सरफेसेस को बाहर ढकेलना चाहता है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये परपेंडिकुलर लगेगा, जैसा कि हमने पुश और पुल में देखा था कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट होते थे। अब क्योंकि ये भी एक टाइप का पुश है तो ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ये मैंने लिखी दिया यहाँ पे, पुश फोर्स ड्यू टू रिपल्शन। तो जब बेसिकली होता क्या है कि जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में चार्जेस डेवलप होते हैं, जो इमीडिएट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, जो वहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। उन चार्जेस की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो आपको जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट होगा ये, और ये हमेशा कुछ इस तरह लगेगा कि ये एम बॉडी इसको एन से ढकेलना चाहेगी, ये सरफेस इस बॉडी को एन से ढकेलना चाहेगा, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तीसरा आता है टेंशन, ये भी हम लोग आगे इनकाउंटर करेंगे। टेंशन क्या होता है कि जब भी किसी स्ट्रिंग, यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग टेंशन की बात कर रहे हैं, टेंशन स्प्रिंग में भी डेवलप होता है, उसको भी देखेंगे। स्ट्रिंग टेंशन क्या होता है, जब भी किसी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल जिसको एक्सटेंड ना किया जा सके, खींच के लंबा ना किया जा सके, उसको आप दोनों तरफ से खींचिए, मतलब उसको टाइट कर दीजिए, या टॉट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होता है और उससे कुछ जो भी अटैच होगी, जो भी मास या बॉडी, उसको अपनी तरफ खींचना चाहती है स्ट्रिंग हमेशा, तो उसी फोर्स को टेंशन बोला जाता है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है, उसको आप खींच के लंबा नहीं कर सकते। तो एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टाइड टू अ टॉट स्ट्रिंग, ठीक है, टॉट स्ट्रिंग मतलब टाइट स्ट्रिंग, टाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, टेंसिबल स्पेलिंग पता नहीं मेरे को गलत हो सकती है, देख लेना, ठीक है। जब भी किसी इनएक्सटेबल स्ट्रिंग को दोनों तरफ से आप खींच दीजिए या उससे कुछ मास अटैच कर दीजिए तो क्या होगी, ये स्ट्रिंग खिंच जाएगी। ये स्ट्रिंग सपोज करिए ऊपर से इस सरफेस से या छत से जुड़ी हुई है, इससे मैंने एक मास अटैच कर दिया ये एम, ठीक है। अब जैसे ही मास अटैच होगा तो मास पे वेट हो रहा होगा डब्ल्यू एक्ट, ठीक है, इसका डब्ल्यू अर्थ इसे डब्ल्यू से खींच रही होगी और ये इंटर्न इस मास इस स्ट्रिंग को खींच रहा होगा, तो ये स्ट्रिंग खींचेगी तो इसमें टेंशन डेवलप होगा, उस टेंशन को बोला जाता है टी। और वो कैसे एक्ट होती है कि हमेशा ये स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट होगी और दूसरा ये जो भी इससे अटैच होगा, जो भी मास या बॉडी, इसको अपनी तरफ खींचेगी है। तो इस मास पे जो स्ट्रिंग टेंशन, इसको इस तरह दिखा जाता है, इसका मतलब ये मास को खींच रही है ऊपर की तरफ, टेंशन टी से, ठीक है। इसीलिए ये पुलिंग इन नेचर, दिस इज पुलिंग इन नेचर। एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टाइड टू अ टॉट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है।
पुलिंग इन नेचर, दैट इज tries to pull the object towards it, ठीक है। चौथा है एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये हमेशा स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग ही एक्ट होगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग की लेंथ है, तो कभी इसका ऐसा नहीं होगा कि ये आपकी स्ट्रिंग है तो टेंशन इस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग ही होगा, ठीक है। ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी, दिस इज ऑल्सो उन्हीं चार में से किसी एक में क्लासीफाई होगा, तो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ध्यान आपको देना है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, मतलब उसको आप खींच के लंबा नहीं कर सकते। तो हर जब भी इसको आप टाइट करेंगे, खींचेंगे दोनों तरफ से, तो उसमें टेंशन टी डेवलप होगा और वो टेंशन टी मास को अपनी तरफ खींचेगा हमेशा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चौथा क्लासिफिकेशन है आपका स्प्रिंग फोर्स। अब जैसा कि आप लोग कुछ देखे होंगे, वो बचपन में पेन की रिफिल में एक स्प्रिंग लगा होता था, कुछ उसी टाइप, कई टाइप के वैसे स्प्रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, बट बेसिकली सबसे सिंपल आप ऐसा ही देखे होंगे जैसा फिगर में दिख रहा है, कुछ स्क्वायल फाइम में स्प्रिंग रहती है। तो सपोज करिए इससे कुछ मास m अटैच किया हुआ है, ये इसकी नेचुरल लेंथ l है। क्या होता है जब आप इसको खींच देते हैं, सपोज करिए डेल्टा x1 से आपने बाहर की तरफ खींच दिया, तो स्प्रिंग क्या करती है कि जब आपको इसको खींचेंगे तो इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगी, वापस अपने नेचुरल लेंथ की तरफ आना चाहती है, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसको कंप्रेस कर देते हैं, सपोज करिए डेल्टा x2 आपने कंप्रेस कर दिया, तो अगेन ये फोर्स ऐसे लगाएगा स्प्रिंग, ये अपने नेचुरल लेंथ की तरफ आना चाहेगा, ठीक है। जब दूर भेजे थे तब भी नेचुरल लेंथ की तरफ आना चाह रहा था, जब कंप्रेस कर दिए तो भी नेचुरल लेंथ की तरफ आना चाहेगा। तो एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टाइड टू अ स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ में फोर्स 0 होता है, ठीक है। व्हेन स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ फोर्स 0 होगा हमेशा। जब या तो इसको खींच देंगे या कंप्रेस कर देंगे तो ये मास को अपने नेचुरल लेंथ की तरफ जाने के लिए फोर्स लगाएगा, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन या कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अगर इसको डेल्टा x1 खींचा था तो F1 की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स डेल्टा x1, k होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। k आपका डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ स्प्रिंग और किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, जब हम स्प्रिंग लेक्चर देखेंगे तब उसमें डिटेल में जाएंगे। अभी आपको ये समझना है कि ये होता है k टाइम्स डेल्टा x1। सिमिलरली जब डेल्टा x2 से कंप्रेस किया इसे, तो F2 को बोला गया k टाइम्स डेल्टा x2 और इसकी डायरेक्शन होगी नेचुरल लेंथ की तरफ जाने के लिए फोर्स लगाएगी। जब कंप्रेस करेंगे तो बाहर ढकेलेगा, जब खींच देंगे तो अंदर की तरफ खींचेगा इसे, ठीक है। तो F1 आप देख पा रहे हैं, ये पुलिंग है, ये मास को अपनी तरफ खींच रहा है, तो F1 आपका पुलिंग है। F2 जो है ढकेल रहा है, तो F2 आपका पुशिंग फोर्स है। F1 इज पुलिंग फोर्स एंड F2 इज पुशिंग फोर्स। तो अगर इसको क्लासिफाई करना हो चार फंडामेंटल फोर्सेज में, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। मोस्टली जो आप फोर्सेज इनकाउंटर करेंगे फिजिक्स में, वो मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा टाइप, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। अब लास्ट टाइप है हमारा फ्रिक्शन। बहुत सारे टाइप्स हैं, बस हमने कुछ बेसिक लिए हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो हम बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक टाइप का होता है फ्रिक्शन फोर्स, जैसा कि पहले स्लाइड में मैंने बताया कि एक पुश होता है, पुल होता है, शेयर होता है, तो फ्रिक्शन आपका एक टाइप का शेयर फोर्स होता है। सो व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है, हैव अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, हैव अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ध्यान रखिएगा इसको, टेंडेंसी लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, अ शेयरिंग फोर्स acts on both the surfaces opposite to the tendency of relative motion, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए ये मास m इस सरफेस पे रखा हुआ है और ये
रिलेटिव मोशन या तो इस पर परफॉर्म करने लगे या जस्ट करने वाला हो, मतलब उसकी इसीलिए टेंडेंसी ये वर्ड लिखा गया है, ठीक है। या अबाउट टू मूव वाले कंडीशन में भी इस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। तो जब किसी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन या तो हो रहा होता है या अबाउट टू हैपन होता है, मतलब होने वाला है, उस केस में इस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स एक्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। ये एक टाइप का शियर फोर्स होता है। शियर फोर्स का मतलब ये सरफेस के पैरेलल या अलोंग द सरफेस एक्ट होता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। याद रहे हमेशा रिलेटिव मोशन रोकने के लिए होता है, ठीक है। फ्रिक्शन एक अलग से चैप्टर आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद, जिसमें हम लोग पूरा इसका डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप ये जानिए इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ये ऑपोज करता है रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को, ठीक है। कुछ और फोर्सेस जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें होता है फ्लूइड डायनेमिक्स, जब आएगा तो आप पढ़ेंगे विस्कस फोर्स, बॉयंट फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है। बॉयंट फोर्स आप जानते होंगे, किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में डिप करिए तो उस पर जो बॉयंसी एक्ट होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है, बहुत टाइप के फोर्सेज हैं, सूडो फोर्सेज हैं। ये सारे फोर्सेज हम लोग आगे अपने फिजिक्स में पढ़ेंगे। आई होप आज के लेक्चर से आपको इतना समझ पाया होगा कि बेसिकली फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं, फंडामेंटली कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जब ये लेक्चर हो चुका है, अब हम आगे जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।